हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छ ऑडियंस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है सावन कॉन्वर्सेशंस के एपिसोड नंबर 3 में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, श्रीमती श्रद्धा जोशी जी। श्रद्धा जी अभी एडिशनल एसपी की पोस्ट पर है। हाल ही में ही उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है अपराजिता। आज हम अपराजिता और उससे जुड़े बिंदुओं पर बात करने के लिए एक साथ हुए हैं। श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार। इस बातचीत में हमारे साथ मेरे को-होस्ट संयम भी हिस्सा ले रहे हैं। संयम, आप आपके प्रश्न से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार श्रद्धा जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इस उपन्यास की शुरुआत में दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया, अभिमान और स्वाभिमान। इन दोनों शब्दों को आप महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कैसे संदर्भित करती हैं? अ, ये जो स्वाभिमान और अभिमान है, जो ये दो वर्ड्स, हालांकि बहुत इसमें जो ना केवल वर्ड का जो फॉर्मेशन है कि स्वाभिमान स से स्टार्ट हो रहा है और अभिमान अ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे, तो उसके साथ ही साथ एक जो बड़ा फर्क ये होता है कि जब हम खुद को एक ऐसी जगह पे रखते हैं जब हम अपनी चीजों के साथ समझौता नहीं कर पाते, जब हमारा हमारा अंतर्मन किसी चीज के लिए हमको इजाजत नहीं देता है और फिर भी हम वो चीज करने पे मजबूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कचोटता है कि नहीं, हमने ऐसा क्यों किया है। वो एक जो चीज रहती है वो इन जनरल अगर हम महिलाओं में देखें कि महिलाओं को कभी अगर कुछ कहा गया है, उनके लगता है कि बहुत सी बार की नहीं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जाती हैं किसी घर में, लेकिन उनको आजादी नहीं रहती कि वो कुछ अपना करियर बिल्डअप करें, क्योंकि उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर दबा दिया जाता है कि नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जबकि वो करना बहुत कुछ चाहती है। वहीं से एक शुरुआत हो जाती है कि जो वो उसको जो रहता है कि नहीं, आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज वो कर भी लेती है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज के बदले उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको जो मान मिलना चाहिए, उसका जो हक है वो मिलना चाहिए, जब वो नहीं मिलता है, तब ये चीजें आती है कि नहीं, उसने जो समझौता किया है वो किस बेसिस पे किया है, वो चीज हमको लानी है। और वही जब उसको लेके चलती कि नहीं, अगर जो गलत और सही का फैसला है उसका, ये नहीं रहता है कि वो एक बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, वो बहुत कुछ करती है, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन उसका रहता है कि हाँ, वो जीवन में कुछ करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। लेकिन अगर उसको ये भी स्वीकार है कि अगर उसकी पहचान किसी से बनाई भी जाए, तब भी उसको एक जो मान सम्मान मिलता है वो उसको मान सम्मान मिले। अगर वो नहीं रहता, तब ये रहता है कि नहीं, वो अपनी चीजों के साथ और समझौता नहीं करेगी, वहीं पे उसका स्वाभिमान आ जाता है। अभिमान जो रहता है, हम इन जनरल रहता है कि अगर आज मुझे कोई ले लेगा, अगर मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, तो बहुत से लोगों को, जब मैं ये चीजें बहुत बोलती बोलती हूँ या बहुत लोग बोलना चाहते हैं, तब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि नहीं, वो तो इस पोस्ट पे है इसलिए बहुत ज्यादा उनको है कि नहीं, वो इसलिए। लेकिन बात ये नहीं है, मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि वो अपने उनके पास कुछ भी नहीं है, न अथॉरिटी है, ना पैसा है, ना फाइनेंशियल डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो आज इतनी सक्षम है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान को लेके कि उनको करना है जिंदगी। तो यही फर्क होता है एक स्वाभिमान में और एक अभिमान में, कि अभिमानी जो रहता है वो अपनी चीजों को आगे रखता है, लेकिन जो एक स्वाभिमानी रहता है वो अपने मान सम्मान को आगे रखता है, और उसके साथ जब वो मानवता के आधार पर अपने आप को न केवल खुद सिद्ध करना चाहता है, बल्कि औरों को भी ये समझाने का प्रयास करता है कि हाँ, वो इस वजह से आगे आना चाहती है या कुछ करना चाहती है। श्रद्धा जी, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझाया। मैं ये जानना चाहूँगी कि इन दो शब्दों का भेद जब आपने जाना तो आपके जीवन का क्या अनुभव रहा? अनुभव तो यही रहा है कि पहले जब हालांकि शुरू से ही बहुत मैं अपने कुछ बनने वाली जो रहता है कि कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो ये जो बचपन से एक जो चीज है कि हमको एक कोई मुकाम हासिल करना है, ऐसा आवश्यक नहीं था कि मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट खड़े हों, ये कह सकें कि हाँ, हमने जीवन में कुछ करा है। अब मेरे साथ एक दो चीजें थी कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पे भी मैंने अपनी चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
मैं आपको सरप्राइज होगा कि मैं जहाँ रहती थी, मतलब जब से मैंने ग्रेजुएशन जब मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी, तब मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्षद रहती थी, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। और वो जो पार्षद रहती थी, उन्होंने उनकी भी बेटी तैयारी कर रही थी और मैं अपना तैयारी करती थी, वो उनकी तैयारी करती थी। मैंने मेरा कोई इंटरेक्शन पॉलिटिकल उसमें कभी मैं रही नहीं, तो मेरी उनसे कभी बात नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी। और वो मेरा इतना वर्स्ट टाइम था, इतना वर्स्ट था कि जब उसको पता चला था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और मेरे पास एक लूना हुआ करती थी, एक छोटी सी 4x6 का रूम होगा, वहां मैं रेंट से रहती थी। तो वो व्यक्ति जब जो वो लेडी थी, पार्षद थी, वो उन्होंने मुझे लिटरली ये कहा है कि देखो कलेक्टर नहीं आ गई, थोड़ी देखो एसपी आ गई, मतलब इस तरह से वो मुझे वो करती थी। और उसका एक्चुअली बहुत रुतबा था क्योंकि पार्षद पॉलिटिकल साउंड थी, तो वो बहुत पैनिक लगता था और मैं चूंकि बात नहीं करती थी, और उसी टाइम से ये चीजें आ रही थी कि देखो कलेक्टर साहिबा आ गई, एसपी साहिबा आ गई। मेरा इनफैक्ट मेरा गली से गुजरना मेरा मुश्किल होता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देती थी, अपने पढ़ाई तक रहती थी। तो वो वहां से मेरी चीजें स्टार्ट हुई, वहां से ये अवहेलनाएं शुरू हो गई थी मुझे होना। और लेडी थी, मतलब उस समय मैं परस्यू कर रही थी, तो बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं था, पापा प्राइमरी स्कूल में टीचर, मदर भी ऐसा नहीं था, तो बहुत पैनिक होके, वो लोग गांव में रहते थे, वो लोग आते थे, फिर सामान भी देते थे। तो वो वाला जो फेज था वो काफी था। लेकिन उस समय भी मैंने किसी भी उसमें मैंने वो नहीं किया ना, मैंने कभी उनसे बात की, और कभी इनफैक्ट उन्होंने ये सब चीजें मुझे कही तो भी मैंने इग्नोर किया, हालांकि मन में बहुत रोना आता था कि अगर मैं सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। बट फिर भी करती गई, पढ़ाई करती गई, एंड देन फाइनली रिजल्ट सबके सामने रहा। एंड आफ्टरवर्ड्स भी, उसके बाद भी जब आ गई तो बहुत सी बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि ये सुनने में आता है कि देखो इस पोस्ट पे इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं रहता है। एक महिलाओं का अपना चीजें होती हैं, और मुझे लगता है कि महिलाओं को हमारा जो महत्व है वो समझना चाहिए। और वहीं पे बात आ जाती है कि उसको अभिमानी नहीं कहेंगे, वो हमारा सम्मान है, क्योंकि हमको पता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे बोलेंगे ना कि जो जहाँ पे वो पृथ्वी पूरा घूम रही है जिस सेंटर पॉइंट पे, तो वो तो सेंटर पॉइंट तो अपने आप में तो वो करेगा ही कि धुरी जो है वो तो उसी पे ही तो घूम रहे हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग मतलब बहुत मतलब गुड मैनेजर, गुड डिसीजन करता, गुड सब कुछ। तो इसीलिए एक है कि हाँ, वो हमारा महत्व है। और इसीलिए एक रहता है कि लोग ये फर्क नहीं कर पाते कि ये स्वाभिमानी है या ये अपमानी। जी, जो आपने कटाक्ष की बात कही, वो मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक काफ़ी प्रचलित चीज़ है। आगे बात को बढ़ाते हुए मैं आपसे नारीवाद पर आपके विचार जानना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या कभी महिला खुद महिला की दुश्मन हो जाती है? क्या ये कहना उचित होगा? हाँ, देखिए ये बात तो मैं खुद ही कहूंगी, और मैंने उसमें भी लिखा है कि जब बात अपने खून की आ जाती है तो महिलाएं बहुत कॉन्शियस हो जाती है और वो डिफरेंस करने लग जाती है। एक महिला एक दूसरी महिला के साथ डिफरेंस करती है, हमने देखा भी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होंगे तो अब तो खैर हो सकता है कि बहुत मैं उसमें बात कर रही हूँ और अब टाइम चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी 70 to 80% हमारे घर में यही होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, और व्हेन दे कम फ्रॉम द ऑफिस तो यही होता है कि फिर वाइफ जाएगी पानी लेने, पानी भी पिलाएगी और फिर चाय भी बनाएगी सब लोगों के लिए। और उस समय जो उनका वो रहता है, मतलब जो उनके इन-लॉज का रहता है, वो ये रहता है कि नहीं, हम वी आर हम अगर आपको अनुमति दे रहे हैं काम करने की, तो वी आर डूइंग सच अ बिग थिंग कि नहीं आप काम कर पा रही हैं। ये चीजें हैं कि नहीं आप तो मतलब कुछ नहीं है, आपको तो हम अनुमति दे रहे हैं इसलिए आप काम, मतलब ये हमारा एहसान है आप। तो ये कौन है, ये जो मेन जो सुप्रीम जो है, वो सुप्रीम वाले में ये आता है। एंड दूसरी चीजें ये आती है, आप देखेंगे कि मतलब एक बहू जब घर में जब प्रवेश करती है, बहू बन के, एक लड़की बहू बन के प्रवेश करती है, तो बहू से लेकर माँ तक, मतलब जब वो माँ बन जाती है, बहू से लेके माँ, और जब वो माँ से सास बन जाती है, तब तक का उसको समय वो करना पड़ता है, तब तक का समय उसको, मतलब तब तक की यात्रा उसको करनी पड़ती है सम्मान पाने के लिए कि नहीं वो मेरी मदर है। और फिर वो बेटा बड़ा होके जब उसकी वाइफ आती है, तब वो सम्मान उसको मिलता है कि नहीं ये मेरी माँ है और आपको इनका सम्मान, मतलब एक लड़की को लड़की से महिला होने के नाते सम्मान नहीं मिलता, उसको पूरी एक उसके नए घर में पूरी एक यात्रा करनी पड़ती है सम्मान के लिए।
तो वो वहीं से जो होता है महिलाओं के ही मन में है, क्योंकि वो ये रहती है कि नहीं, मेरा बेटा और मेरी बहू तो बाहर से आई है, बट मेरा बेटा, वो राइट। बहू कितना भी रहता है, लेकिन वो चीजें आपको एक फ्रेम्ड हो गया है, समाज में एक फ्रेम्ड हो गया है, जिसमें आप उसको प्रतिस्थापित कर दे रहे हो कि हाँ ये आपको है, और आपको चूंकि मेरे बेटे से आपकी शादी है, तो आप शादी होकर दूसरे घर से आए हैं, अब यहाँ पर ही आप रहेंगे, यहाँ पर आपको पूरा खर्चा होगा, यहाँ पे सारी चीजें होगी, जी। तो आपको यहाँ के अकॉर्डिंग रहना है। अब वो कहीं से नहीं होता कि उसके गुण देखे जाए या उसकी चीजें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंसी देखी जाए, घर कैसा चल रहा है, घर में किसका क्या कितना योगदान है, जी। वो नहीं रहता। तो वही चीज है, जब मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि देवी और त्याग की मूर्ति और बहुत सारी चीजें आपको उपमाएं दी जाती हैं, और जी। उसी में वो भी औरत भी बेवकूफ बनती है कि जी। हाँ हमको ऐसा है, और वो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है। तो अभी हाल ही की बात है कि वो जब होता है ना कि नहीं, सीना वगैरह तो लड़कों का काम नहीं है, वो तो लड़कियों का काम है, तो भाई क्यों काम है वो भी नहीं समझ में आता। अब कोई बहुत, अगर किसी घर में कोई आई है, अभी आप देखिए ना टीवी सीरियल्स में अगर आप देखेंगे, तो अभी शौर्य और अनोखी की कहानी आ रही है। तो शौर्य है वो फुल्ली पुरुष सत्तात्मक विचारधारा का है कि लड़कियां तो आके खाना जी। बनाएगी, और उसके लिए उनकी जो मदर इन लॉ है वो उसको सपोर्ट करती है कि हाँ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाए। जी। और तो ये इसी एक है। जी। हम तो वैदिक काल से देखते आ रहे हैं ना, अगर स्त्री पे अगर वो हो रहा है तो पुरुष तो जिम्मेदार है ही, पर राइट। कौन सी महान स्त्रियां बाहर आ गई, कितनों को ले ले, हम तो इतना हमारे सामने है। तो जब भी किसी के भी साथ अगर अन्याय हुआ है, तो वहां पे जो ऐसी स्त्रियां थी जो वहां इंटरफेयर कर सकती थी और चीजों को बदल सकती थी, वो भी आगे नहीं आई। जी। तो वही आप देख लें कि ये हमारी रियलिटी है समाज की। जी, और उपन्यास में यह वाक्य भी है जहाँ आप कहती है, जब तक सही गई गुणी कही गई, जिस दिन आवाज़ उठा दी बेशरम बन गई। आगे जाकर हमने यह भी देखा कि जो पहला चित्र उपन्यास में है वह अर्धनारीश्वर रूप का है। तो क्या आप इस बारे में बताएंगी कि इस सारी बात के पीछे आपकी क्या सोच रही? अर्धनारीश्वर जो बताया गया है हमारे, जो अगर उसके हम क्रक्स में जाएंगे, तो अर्धनारीश्वर का जो फैक्ट है वो ये है कि आदि भी वो और अंत भी वो, शुरुआत भी वो और खत्म भी वो, जी। उसी से शुरू होना है, उसी पे खत्म होना है, जी। और उसी में नर है और उसी में नारी है। तो नर नारी की एकात्मकता की ओर अगर हम जाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसका जो बैलेंस है, उसका जो संरचना है, वही समाज का आधार है। जी। अगर वो थोड़ा सा भी, क्यों अर्धनारीश्वर मतलब आधा आधा, पूरा हमारे शरीर का आधा आधा भाग हम राइट। दे रहे हैं एक पुरुष को और एक स्त्री को। जी। मतलब कोई हमारा पूरा जो शरीर है वो ना पूरी तरह से पुरुष है और ना पूरी तरह से स्त्री। तो जब हमारा शरीर में हम वो डिफरेंस नहीं करते, तो फिर समाज में स्त्री और पुरुष को अलग अलग देखने का औचित्य तो बनता ही नहीं है। जी। कोई स्त्री मात्र स्त्री होने पे बहुत ज्यादा अत्याचार सहे, उसको बहुत इग्नोर किया जाए, या अब बहुत सी मैं बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे टच में आई हैं जो वाकई इतनी दुखी हैं, और इतना है कि आप कोर्ट में जाके देखेंगे उनके 125 के वो चलते रहते हैं भरण पोषण के, और कुछ नहीं होता, वो आदमी को पकड़ के लाया जाता है, वो 1 महीने की जेल काट लेगा, पर वो उस असहाय उसकी वाइफ को वो कुछ भी नहीं देगा, जबकि उसने शादी की है बकायदा। जी। तो हमारे सामने एन नंबर ऑफ चीजें हैं जब हम वाकई बाहर देखते हैं। पत्नियों को छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें आपको जब तक शरीर का उपभोग करना है आपने किया है, फिर आपने छोड़ दिया है। जी। बहुत सारी चीजें आप उसको एक भोग की वस्तु समझ रहे हैं, और फिर कैसा कैसा लिख रहे हैं ना कि नारी ताड़न की अधिकारी ऐसी हैं जिनका हम एक वो ही नहीं दे सकते। हम इनका रैशनल जो होता है इनकी हम इनको तार्किक रूप से अगर डिफाइन करें तो हमारे पास रहेगा ही नहीं कि क्यों भाई शर्म और वो गहना, मैंने बताया कि लाज और शर्म तो स्त्रियों को गहना, भाई क्यों पुरुष को भी पहना दो ये वो, करेक्ट। उसको क्या अधिकार है कि वो बाहर शराब पी के चिल्ला दे।
राइट। तो यही छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब हम पूजते हैं, अर्धनारीश्वर को पूजते हैं, तो वो पूजने में हम क्यों नहीं देखते कि वो क्यों पूजा जा रहा है अर्धनारीश्वर। जी। क्या आप शंकर भगवान को पूज लो, पार्वती माता को पूछ लो, ये अर्धनारीश्वर बोलते हैं, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अरे जी। जय कर रहे हो तो उसका कोर भी तो जाने हम कि उसका कोर क्या है। करेक्ट। हम क्यों स्त्री पुरुष, अब कोई महिला चली जाएगी, उसके पीछे अगर कोई पुरुष जाएगा, अगर उसने हाथ में झोला टांग लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी। तो भैया पुराने जमाने में तो पूरा ढोया है महिलाओं ने। जी। अब महिलाएं आके आके काम कर रही है, तो वो आप यही देख लो कि उसकी एवज में आप अगर कर भी रहे हैं, आप पूरा जो इतना वैदिक काल से आज तक जो प्रताड़ित होती होती आई हैं, अगर आज आजादी के उस पे हैं, या अगर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि पहले कभी, और आप ही के लिए तो कर रहे हैं। करेक्ट। अगर एक नारी आज बाहर निकल के काम करती है, या अपने आत्मसम्मान के साथ काम करती है, और अपने परिवार, अगर आप उसको साथ दोगे, आज सहायता करोगे, जी। तो उसमें तो उसी का गौरव बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। जी। तो हम कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी सोच में जा रहे हैं। अगर कोई डायपर चेंज कर लेगा पति, तो बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है कुछ घरों में नहीं हो, कुछ घरों में है, लेकिन डायपर राइट। चेंज, अरे ये काम थोड़ी है। राइट। शादीशुदा पुरुषों को देख लो, अगर बच्चा पॉटी कर दिया तो भाई नहीं, वो तो महिलाओं का काम है, वो कैसे धुलवाएगा, तो क्यों भाई, राइट। ऐसा क्यों है। तो ये हमारी बहुत छोटी चीजें हैं, मैं आप बहुत खुले उसमें बोल रही हूँ शायद जी। यहाँ पर, लेकिन ये चीजें आती हैं कि आपने उनको तय कर दिया है, तो क्यों, बच्चा तो सबका है, बच्चा तो बच्चे में थोड़ी ना पता है कि वो माता है वो पिता है। तो जी। माता पिता का जब बच्चा नहीं जानता, बस यही कि उसको एक टच चाहिए रहता है, वो माता के बहुत करीब रहता है, लेकिन जो जो जिम्मेदारियां हैं, जब एक माँ बाहर जाके काम कर सकती है, तो पुरुष क्यों नहीं घर का काम कर सकते हैं, एक ये बात आ जाती जी, समाज में एक आम धारणा है कि महिलाओं पर ये जो अत्याचार है, ये आम तौर पर निम्न आय वर्ग में देखे जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? और जैसे कि आप पुलिस में रहे हैं, तो आपका इस विषय के साथ क्या अनुभव रहा है? मैं देखिए सबसे पहले लोअर क्लास से स्टार्ट करूंगी। आज हम लोग सर्विस क्लास है, हमारे लिए बाइयों का इंतजाम है, हमारे लिए बाइयां रखी गई हैं, हम खुद रख लेते हैं। जी। मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ कि जब एक बाई घर में जाएगी, तो उसको क्या कोई पानी देने वाला रहेगा? उसके लिए तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और साथ में उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है, यहाँ से थकी हारी बेचारी पूरा काम करके जाएगी, तो क्या उसके हाथ में कोई एक गिलास पानी देने वाला होगा, या फिर उसका पति बैठा होगा कि वो कुछ लेके आएगी और फिर वो जाके दारू पी के आएगा, या दारू पी के ही बैठा होगा। जी। तो हमारा तो वहां पे भी है, क्योंकि अभी भी अगर आप आधे से ज्यादा झुग्गी बस्तियों में देखेंगे, तो लिटरली अगर आप जाएंगे तो आपको यही चीजें देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगी। जी। आज भी छोटे सर्वे, आप तो बड़े क्लास में भी हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप वो उठा के देख लीजिए। अभी लॉकडाउन में डोमेस्टिक केसेस बहुत, एक एक दिन में 5-5 केसेस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। जी। हो सकता है इनका प्रतिशत कम हो, लेकिन नगण्य तो नहीं है, जी। हो तो रही है, हिंसा तो हो रही है। जी। तो हम देखिए, अब ये तो बात रही लोअर क्लास की। जी। मिडिल क्लास की मैं आपको बात बताऊं, बहुत हाई सोसाइटीज में ये हो रहा है कि महिलाएं आके नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि उनका स्टेटस जो है उनको इजाजत ही नहीं देता। जी। वो अपने में, बहुत सारे गैदरिंग्स हो रहा है, वो बोलते हैं कि लिपि पुती रहेंगी वो, पर अंदर उनका मन कितना रो रहा होगा वो किसी के सामने नहीं आ पाता। जी। हम तो इसमें रहे हैं, मैं वुमेन क्राइम में रही हूँ, और शायद मेरे साथ की बहुत सारी लेडीज ये जानती हैं कि किस किस लेवल पे अत्याचार होते हैं और क्या क्या अत्याचार होते हैं। जी। अब अगर मैं एग्जांपल्स दूंगी तो शायद ये चीज अगर उन तक भी जाएगी, तो मैं बड़ा सपोर्ट करूंगी इसमें कि मैंने सच में देखा है, बहुत पैनिक होती हैं जब उनके साथ में ये घटता है, लेकिन इतनी असहाय होती हैं कि वो ये बोलती हैं कि मैडम मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, आप प्लीज मेरी कुछ मदद कर दें। जी। और मैंने बकायदा हस्बैंड और वाइफ को बुलाया है, और मैंने बात की है, और फिर उनको सॉर्ट आउट किया है चीजें। जी। तो ये चीजें हैं कि हमारा स्टेटस प्रॉब्लम में आ जाता है। जो बहुत झुग्गियों वाली रहती है, उनको ये टैग कर दिया जाता है कि ये तो झुग्गी बस्तियों वाली है, इनका तो जी। काम ही है मार खाना और मारपीट करना। जी। जो बड़ी है उनको स्टेटस सिंबल है कि अरे इतने बड़े इतने अच्छे संभ्रांत परिवार के साथ ऐसा कैसा हो गया।
जी तो ये कहीं ना कहीं जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा एक मैटर कर जाता है कि उनकी चीजों को वो किस तरह से बहाना है। तो हर जी स्तर पे उनकी दीवारें ये सब प्रताड़ना देख रही। जी, अब क्योंकि हम इस बातचीत की अंत पर है, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यह है कि आमतौर पर देखा जाता है, पुलिस जैसी सर्विसेज पे जहाँ कोई निर्धारित वक्त नहीं होता है आपके काम का, महिलाएं काफ़ी कम देखी जाती है। तो आपने ये फील्ड क्यों चूज़ करी? और जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी काम होता है, आपने फिर भी इस उपन्यास लिखने के लिए अपना वक्त कैसे निकाला? सबसे पहले तो जो बुक राइटिंग का है, वो बुक राइटिंग का मैं बता दूं कि मेरे पास एक लाइफ है। ये चीज मैंने पहले भी कही है सब लोगों को कि एक ही लाइफ मिली है और उसमें मुझे सब कुछ करना है। मेरा इंटरेस्ट का पार्ट भी करना है और मेरा प्रोफेशनल जो भी है वो भी मुझे पूरा करना है। तो यही लाइफ है, आगे का मुझे नहीं पता और मैं इसके लिए मेरे रिटायरमेंट तक का वेट नहीं कर सकती कि मैं रिटायर होंगी उसके बाद मैं काम करूंगी, ये भी नहीं होता। तो भी करना है मुझे, तो अभी करना है। तो वो और लिखना मेरा बहुत इंटरेस्टेड, मतलब मेरी इंटरेस्ट का है और मैं लिखती ही हूँ। तो वो तो ये रहता है कि कभी रात को थॉट आ रहा है 2 बजे, तो आपने फटाफट उठा किसी पे आपने नोट डाउन कर लिया और उसको आपने उस पे डाल दिया कि हाँ ये है। जी रही बात फील्ड की, तो निसंदेह पहले मैंने नहीं सोचा था, तब तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और मेरी मदर चूंकि उसमें थी आंगनवाड़ी में, तब मेरा जो पीएससी का जो फर्स्ट मेरा आया था वो एक फिशरीज की डिपार्टमेंटल पीएससी हुई थी। ओके वहां पे एक अधिकारी आए थे मम्मी के यहाँ पे विजिट पे। तो उस समय पीएससी का थॉट आया था कि हाँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए ये होता है। जी और तब एक उड़ान सीरियल आता था, आप सभी अच्छा को पता होगा उड़ान सीरियल। उसमें एक हाँ, और किरण बेदी मैडम का भी एक है कि वो ऑफिशियल उसमें रहता था। तो ये सब चीजें हैं जो बचपन से मुझे इस ओर प्रेरित करती रही। और ऐसा मैंने यूनिफॉर्म का नहीं देखा क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हूँ। पापा गांव में ही पढ़ाते थे, मम्मी भी गांव में, मैं भी गांव में ही, 5th तक मैं भी गांव में ही रही। तो ऐसा मैंने बहुत देखा नहीं था ऑफिशियल लेवल पे। पर ये कुछ कुछ चीजें थी जो जिनका बहुत बताते हैं ना कि जब हम किसी लेडी को, आप वैसे आप देखिए समाज को, एक और चीज में वो करूंगी कि वैसे समाज को हम देखेंगे तो बड़ा एक लगता है कि नहीं वो तो छुई में ही और बहुत डिसेंट वाला एक लेडीज का शर्माई और लजाई वाला रहता है। जी बाकी देखिए कभी भी हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, ऐसे हम कभी भी देखते हैं तो वो बड़ा उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो वैसी ही चीजें हमारे, भले हमारा समाज कैसा भी हो लेकिन उनको जी करते हैं। तो ये चीजें आई थी जब मेरा हुआ सिलेक्शन। पीएससी में प्रायोरिटीज बनी रहती है, वो प्रायोरिटीज मैंने भी वो करी थी। और मैं जब भर रही थी इंटरव्यू के टाइम, तो लिटरली आई वांटेड टू बी डीएसपी। मतलब मैंने था कि वो मेरे यूनिफॉर्म का इतना ज्यादा क्रेज था कि मैं बन गई। राइट हालांकि मैं बहुत ज्यादा फील्ड, मतलब मैं भागना दौड़ना तो नहीं कर पाती थी। और जब सिलेक्शन हो गया तो मेरे सर भी, जो कोचिंग वाले सर थे, उन्होंने भी कहा कि आप कैसे करोगी श्रद्धा? तो मैंने नहीं सर, वो तो मैं बन गई, अब मैं कर लूँ। जी तो जब ये हुआ उसके बाद जब फील्ड की बारी आती है, तो मैं अपने लेवल पे बता दूं कि हाँ फील्ड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको 24 आवर्स का है कि आपको नहीं पता कि आपको कब जाना पड़ जाए। जैसे मैं रही थी, मैंने ज्वाइन किया गुना में, आई वाज एसडीओपी। और जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां डकैती हो गई। मतलब 2 महीने अच्छा बाद, 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने हुए मैं गई और डकैती हो गई। और वो इतना प्रेशर था। और जब सब लोग डेलीगेशन आता था वहां उनका, जिनके यहाँ डकैती होती, जैतपुरा डकैती, मतलब फतेहगढ़ मेरा थाना था, पारदी, वो लिटरली पारदी लोग थे वहाँ पूरा। मतलब एक उनका पारदी वही था, झल्ला जो क्षेत्र था वहाँ, झल्लार और धरनावदा, बहुत सारे पारदी। पारदी तो एक क्रिमिनल ट्राइब है ही। तो ओके उन्हीं ने ही वो डकैती की थी। और वो मेरे सामने इतना बड़ा चैलेंज था कि मैं तो गई, नई नई एसडीओपी और नया नया चार्ज था, फर्स्ट चार्ज था मेरा फील्ड का। तो वो फिर जैसे तैसे ट्रेस किया क्योंकि मेरा बहुत इन्वेस्टिगेशन में बहुत था। और वो डकैती हुई थी रात को 2:30 बजे और दिसंबर का महीना था। अच्छा चिल्ड, एकदम चिल्ड वाला। और मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ में, मतलब मेरे पास मेरा बेटा था, छोटा वाला बेटा। और 2:30 बजे हो गई और मुझे फोन आया कि मैडम डकैती हो गई है। और डकैती भी ऐसा कि सब मार पीट के और वो पूरा ही तोड़ फोड़ करके वो पूरा ले गए थे। करीबन जी 30 लाख की हुई थी वो। आप सोचे कि वो चिल्ड, उसमें आपको बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो चीजें ऐसी आती हैं। लेकिन उसमें जो एंजॉयमेंट है, जब वो डकैती ट्रेस की मैंने 15 दिन में, और उसमें 12 आरोपी थे और
पूरे पकड़े। और मेरे लिए ये अचीवमेंट था कि वो थाना प्रभारी के पास थी, लेकिन वो जब इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी से जब ये पूरा डेलीगेशन सीएम सर के पास गया और उन्होंने बोला कि हमको तो एसडीओपी से जांच करवानी है, तो वो और एक बड़ा था कि फिर मुझे जांच मिली, उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने किया, मेरी और आई और मैंने उसमें पूरी रिकवरी करवाई और पूरा सब करा। तो वो एक अचीवमेंट होता है, उसके लिए मुझे सीएम अवार्ड भी हुआ और प्रभारी मंत्री से भी अवार्डेड हुई। तो ये सब चीजें एक आपके खाते में आती है जो अचीवमेंट। तो जो आपका जो सैक्रिफाइस रहता है या कॉम्प्रोमाइज रहता है अपने सिचुएशन के साथ, उसके सामने भी जब ये चीजें आती हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि जब आप एक कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य परस्त जो रहते हैं कि कर्तव्य के ऊपर जो रहता है वो आप करते हो और उससे जो आपकी आइडेंटिटी बनती है, उसके सामने फिर ये चीजें हो जाती, कम हो जाती कि हाँ है। बकाया जो फील्ड में जो कांस्टेबल्स हैं या जो लोअर स्टाफ है, वो वाकई में उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनको एज सच वो नहीं मिलता है, उनके पास चीजें नहीं रहती हैं। तो लेडीज को बहुत ज्यादा चीजें तो मैनेज करनी पड़ती है जी। और फिर भी अगर वो पुलिस का जॉब करती हैं तो वो सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज आपने जो अपना डकैती की पड़ताल को लेकर अनुभव साझा किया वो मुझे लगता है काफ़ी ही कठिन व मनोरंजक रहा होगा। और आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे लिए नारीवाद के विषय में आप एक काफ़ी सफल उदाहरण हैं। आज आपने हमें जो समय दिया और हमारे लिए जो समय अपना निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, धन्यवाद। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.